की बाढ़ की जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय नदी की बाढ़ की जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। यह उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है, जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है। प्यारा सुभाष, नेता सुभाष, भारत भू का उजियारा था। पैदा होते ही गणितों ने जिसका भविष्य लिख डाला था। यह वीर चक्रवर्ती होगा, यह त्यागी होगा सन्यासी, जिसके गौरव को याद रखेंगे युग युग तक भारतवासी। सो वही वीर नौकरशाही ने पकड़ जेल में डाला था, पर खुद केहरी कभी नहीं पर खुद केहरी कभी नहीं फंदे में टिकने वाला था। बांधे जाते इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं। काया जरूर बांधी जाती, बांधे न इरादे जाते हैं। वह दृढ़ प्रतिज्ञ सेनानी था, जो न मौका पाकर निकल गया। वह पारा था अंग्रेजों का वह पारा था अंग्रेजों की मुट्ठी में आकर फिसल गया। जिस तरह धूर्त दुर्योधन से बचकर यदुनंदन आए थे, जिस तरह धूर्त दुर्योधन से बचकर यदुनंदन आए थे, जिस तरह शिवाजी ने मुगलों के पहरेदार छकाए थे। बस उसी तरह ये तोड़ पिंजरा तोते सा बेदाग गया। जनवरी माह सन 41 मच गया शोर, वह भाग गया। वे कहाँ गए, वे कहाँ गए, ये धूमिल अभी कहानी है। वे कहाँ गए, वे कहाँ गए, ये धूमिल अभी कहानी है। हमने तो उसकी नई कथा आजाद फौज से जानी है। ये गोपाल प्रसाद व्यास जी का लिखा हुआ एक कविता था, जो मैंने प्रस्तुत किया। आगे के लिए मैं बहुत ही धन्यवाद। मैं आगे किसका नाम लूं? उर्मिला जी, आप सुभाष जी के लिए कुछ कहना चाहेंगी उनकी 125वीं जयंती पे? हाँ, सुनने के इच्छुक हैं। क्षमा की मैं तैयार नहीं कर पाई क्योंकि मेरी विवशता ना कृष्ण कुमार जी जानते हैं। कोई बात नहीं। अनीता जी? सोकर उठी हूँ अभी। नमस्कार जी। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं बिल्कुल भी कुछ तैयार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हैं? पता है अभी मेरे मतलब आधे एक घंटे पहले मुझे ध्यान था और फिर उसके बाद मैं पता नहीं कहाँ बिजी हो गई दूसरे काम में, और आपने मुझे भी नहीं बताया। और पता वो मैं उस प्रोग्राम में रही ना, उसकी कर रही थी ना, ध्यान उसी में ही था। चलिए, हमारे कृष्ण सर को तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि आप कुछ कहें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ? पहले तो यहाँ पर सभी उपस्थित सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम। पंकज जी, आपको भी मेरा प्रणाम। आज सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है और इस अवसर पर मैं उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज हमें 125 वर्ष बाद फिर से सुभाष चंद्र बोस को याद करने की, उनके आदर्शों पर विचार करने की आवश्यकता आन पड़ी है। वह सुभाष चंद्र बोस बहुत ही प्रखर व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी आजाद हिंद फौज और उनके नाम से ही अंग्रेजी हुकूमत कांपती थी। फिर आज ऐसे हालात हो गए हैं कि हमें फिर दोबारा से अपने भीतर एक सुभाष चंद्र बोस को जगाने की आवश्यकता है। लेकिन कुछ चीजें हमारे समाज में रही हैं, सनातन संस्कृति में, क्योंकि हमारे यहाँ दया, करुणा और सहृदयता का वास रहता है प्रत्येक मनुष्य में, और
उसका जो फायदा है वो जो आसुरी वृत्ति वाले लोग हैं वह उठाते हैं। 5000 साल पहले कृष्ण पैदा हुए और उसके बाद हमारा पूरा समाज हमेशा ही इस बात के लिए सोचता रहता है कि कोई एक अवतार होगा जो हमें हमारी सारी दुखों से मुक्त करा देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक अवतार पैदा हुए फिर उसके बाद दूसरे अवतार पैदा होंगे और हम उनके इंतजार में ही रहें। हमें हर वक्त अपने आप ही उन सब द्वंद्वों से लड़ना पड़ता है। युद्ध, अशांति जो है ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक नैसर्गिक चीज है जो हमेशा बनी रहती है। अशांति और द्वंद्व और युद्ध ये एक ऐसा वातावरण है जो हमेशा चलता रहता है। कभी वो समाज में द्वंद्व चलता है, युद्ध चलता है, कभी हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे अंतर मन में, हमारी अंतर चेतना में एक युद्ध, एक द्वंद्व हमेशा बना रहता है और वह हमें हमेशा अशांत किए रहता है। आवश्यकता तो शांति के लिए होती है, हमें प्रयास तो शांति के लिए करने पड़ते हैं। और महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने शांति की स्थापना के लिए हमें उपदेश दिया और उस वक्त अर्जुन भी उसी तरह से अपने जो आसुरी प्रवृत्ति वाले अपने भाई बंधु बांधव थे उनको देखकर अपने धनुष बाण उसने रख दिए। तब श्री कृष्ण को उसे समझाना पड़ा। और यही कमोवेश स्थिति हमारे यहाँ होती आई है कि हम इतने सहृदय हैं, इतने दयालु हैं, इतने करुणावान हैं कि हम उन आसुरी शक्तियों को हमेशा क्षमा कर देते हैं, उनके साथ सहृदयता दिखाते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने भी गौरी के साथ कितनी बार उसे दया कर क्षमा कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने भी, वह जब कांग्रेस का इलेक्शन था और वो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव जीते, लेकिन गांधी के अनशन की वजह से उन्होंने उसको त्याग दिया। और यही जो उनकी सहृदयता थी, जो दया का भाव था, जो करुणा थी, उसने हमें बहुत क्षति पहुंचाई। तो कई बार हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या हमें इसी तरह से सहृदय, दया और करुणा के भाव को हमेशा बनाए रखना चाहिए। यह जरूरी है कि दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, सहृदयता होनी चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए, लेकिन वह केवल उस व्यक्ति के लिए होनी चाहिए जो उसका पात्र है। अगर कोई आसुरी शक्ति है तो उसके लिए हमारे मन में दया का भाव उमड़ता है तो उसके दुष्परिणाम भी हमें भुगतने पड़ते हैं। तो आज फिर से ये विचार करने की आवश्यकता आ पड़ी है। आज फिर इस बात की आवश्यकता आ पड़ी है कि हमें एक सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर पैदा हो। लेकिन क्या हमें इस बात का इंतजार करना चाहिए कि कोई नया सुभाष चंद्र बोस पैदा होगा, वो आएगा, वो फिर हमारे सारे दुखों की से मुक्ति दिलाएगा? नहीं, हमें उस बात के लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। हमें संकल्प लेना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए और आगे आना चाहिए और उस युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। और जो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं, जो आसुरी शक्तियां हैं, उनसे लड़कर, उनको परास्त कर हमें एक शांत वातावरण समाज को देना चाहिए। तो उसके लिए हमें अपने आप को, अपनी चेतना को जगाना पड़ेगा और अपनी चेतना को जगाकर हमें समाज के हित में एक नए युद्ध की शुरुआत करनी पड़ेगी, जिससे कि वो आसुरी शक्ति परास्त हो सके और हम जिस शांति की बात करते हैं उसको पा सकें। शांति स्वयं नहीं मिलती, क्योंकि यह हमारे नैसर्गिक नहीं है। नैसर्गिक तो अशांति ही है, द्वंद्व ही है। द्वंद्व हमेशा बना रहता है और उस द्वंद्व में से ही हमें शांति को खोजना है और उसके लिए भी हमें द्वंद्व करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। तो आज
सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मैं उनको नमन करते हुए यही कहूँगा कि हमें अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा, अपनी चेतना को जगाना पड़ेगा, अपने लिए युद्ध करना पड़ेगा, समाज के लिए युद्ध करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए और आगे आना चाहिए। तो मैं सबसे बस यही कहूँगा कि सभी लोग इस समाज में लोगों को जागरूक करें, इस बात के लिए इंतजार ना करें कि कोई फिर महापुरुष आएगा, कोई बुद्ध अवतार लेगा, कोई राम अवतार लेगा, कोई कृष्ण अवतार लेगा और फिर यहाँ पर शांति स्थापित होगी। उसके लिए हमें स्वयं ही प्रयास करने होंगे। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी को पुनः धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे इतनी गंभीरता से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 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 दीदी जी। अभी मुझे याद आया कि एक कविता जो मैं बहुत सिद्ध कविता है, जो सुभाष चंद्र बोस समर्पित है, जो मैं कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाती रही हूँ। यदि आपकी अनुमति हो तो अभी या उसके बाद में वो कविता सुनाना चाहूंगी। अभी सुनाएंगे बाद में? तो अभी, जैसे आप अनुमति दें। अभी सुना सकते हैं। नहीं, आप बता दीजिए। ओके, हम सभी जानते हैं कि जो ओके, मैं भी सुनाती हूँ। सुभाष चंद्र बोस की मानते था, क्योंकि जैसा सर ने कहा भी, कृष्ण कुमार जी ने, कि शांति केवल, जैसे शांति एक मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं है, मनुष्य की प्रवृत्ति अशांति है, द्वंद्व की भावना होती है, क्योंकि शांति रखने कुछ ही लोग होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से महाभारत में भगवान कृष्ण ने शांति की स्थापना के लिए, उन्होंने वो दूसरा वाला, जैसे कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, तो उन्होंने वो दंड का भी वो किया, क्योंकि समझाने की कोशिश की। तो एक कविता है जिसका नाम है खूनी हस्ताक्षर। और जब जिस तरह से कहते हैं कि आजाद हिंद फौज की स्थापना हो रही थी, लोगों में जज्बा था देश के लिए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की शर्त क्या थी? तो ये कविता कुछ इसी प्रकार है। वह खून कहो किस मतलब का, आज से देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें बाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें बनना रवानी हो, जो परवश रह बहता हो, वह खून नहीं है, पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस देश ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में, लेकिन आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सिर झेला जाता है। आजादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है, उसको लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो गया, दमक उठी उसकी रक्तिम काया। हो गई सभा में उथल पुथल, से में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारों से कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं, केवल बातों से, बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है। ये लोग, यह कागज है कौन यहाँ खूनी हस्ताक्षर करता है। लो कागज है ये कौन यहाँ खूनी हस्ताक्षर करता है। बहुत बहुत तो इस प्रकार से आजादी के जो परिस्थितियां हैं, करीब करीब वही हैं। और जैसा सर ने कहा कि जब तक हमारा जोश नहीं होगा, शायद हम शांति की स्थापना नहीं कर पाए। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने तो बिना तैयारी के तैयारी कर दी। बहुत सुंदर। संजू मिश्रा जी। हाँ जी, तो मन में आया वो मैंने व्यक्त कर दिए भाव। वही जो इंस्टेंट आए वही भाव असली होते हैं। बिल्कुल। संजू मिश्रा जी। जी मैम। आप भी कुछ? मैं भी कुछ
हाँ, अपने खजाने से कुछ निकालिए। मैं क्या खजाने से निकालूं, मैं तो किचन में ध्यान है मेरा। साहित्य के खजाने से आप भी कुछ निकालिए। 4 लाइनें, 4 पंक्तियाँ, 4 लाइनें, 4 पंक्तियाँ। आने खजाने की नहीं बात हो रही। 4 पंक्तियां तो मैं जरूर कहती। हाँ। अभी मैं बस चंद पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि हमारा देश जो है, हमारी जो संस्कृति है, वो कहते हैं कि आर्य जब भारत में आए तो भारत में संस्कृति की नींव पड़ी थी, और कुछ जो धारणाएं हैं वो मैं कहूंगी कि सापेक्ष नहीं है, उसका समुचित प्रमाण भी नहीं मिलता। परंतु ये राम की जो धरती है, तो मैं एक बार राम को पुकारना जरूर चाहूंगी कि एक बार, हे राम, एक बार फिर से आओ ना, धनुष उठाओ ना, रावण को मार गिराओ ना, हे राम फिर एक बार आओ ना। और अभी आज मैंने YouTube चैनल पे अपनी एक कविता प्रकाशित की है, लेकिन मैं अभी नहीं भेजूंगी। अभी टाइम है उसका, कल का टाइम दिया था उन्होंने कल डालने के लिए, तो अभी मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है, एकदम टोटली ब्लैंक है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अभी आप लोग शुरू कीजिए, फिर मैं तब तक करूंगी, आप एक एक करके कीजिए और फिर मैं तब बोलती हूँ तब तक, ठीक है? तब तक मेरा दिमाग भी चलने लगेगा थोड़ा बहुत, ठीक है? पंकज सर, आप सुन रहे हैं ना पंकज सर? हाँ, अच्छी तरह सुन रहा हूँ। पंकज सर, आप ही हम सबका मार्गदर्शन कुछ करिए। ऐसी कोई बात नहीं है, अनौपचारिक ढंग से जो जी, कुछ जी, जी। जी ने और काव्य के माध्यम से आप लोगों ने प्रस्तुत किया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत दिनों बाद हम लोग मिले हैं जी। और बैठे हैं। तो आज इसलिए भी बैठना आवश्यक था कि एक गेट टुगेदर जिसको कहते हैं, वह हमारा, यह एक प्रकार से हमारा गेट टुगेदर है। और कुमार शर्मा जी ने जब हमसे चर्चा की तो हमने कहा कि ये जो 3 अवसर हैं महत्वपूर्ण इस माह के, स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती, नेताजी सुभाष चंद्र जी की जन्म जयंती और हमारा गणतंत्र दिवस, जिसको संस्कार भारती भारत माता पूजन दिवस के रूप में इसके 6 निश्चित कार्यक्रम जो हैं वर्ष भर के, उनमें से एक है। तो इन तीनों को जोड़ते हुए कुछ किया जाए, ऐसा एक सुझाव मैंने इनको दिया था और मैंने कहा था कि अब सभी लोगों से चर्चा कर ली जाए। और 25 तारीख का एक इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम निश्चित किया आप सबसे परामर्श करके। और 25 के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि संस्कार भारती द्वारका इकाई एक पूरी तैयारी के साथ अच्छे कार्यक्रम करे, जिसमें बच्चों को, युवा वर्ग को, इन लोगों को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि जो फॉर्मेटिव ईयर्स में है, जो निर्माण की अवस्था में है, उनके ऊपर इन चीज़ों का सकारात्मक प्रभाव पड़े। अगर स्वामी विवेकानंद या नेताजी सुभाष बोस या भारत माता के चित्र अपनी कल्पना से 10 साल से लेकर, और आयु आप तय कर सकते हैं 18 या 21 वर्ष तक के बच्चे और युवा, किशोर वय और युवा, वो किशोर, तरुण और युवा, वो अगर भेज सकते हैं तो हमें ऐसा एक चित्रकला का आयोजन करना चाहिए। ऐसे चित्र बनाते हुए स्वयं की कल्पना से, रंग भरो नहीं कि रेखा चित्र हमने दिया रंग भर दिया, ऐसा नहीं, वह भी है सृजनात्मक, लेकिन स्वयं की कल्पना से जब ऐसा करेंगे तो उनके अंदर भी एक भाव आएगा और हमारे बीच भी एक से एक अनुभव आएंगे बच्चों की स्मृति के रूप में। तो हमें ऐसा करना चाहिए आगे, ऐसा मेरा एक प्रस्ताव है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को नमन करते हुए, ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था विक्टोरिया मेमोरियल में, उनकी बातों से एक दो बातें कहूंगा। ये उनका जन्मदिन भारत के आत्मगौरव का जन्मदिन, और नेताजी पर्याय हैं सैन्य कौशल के। और नेताजी के जीवन को जब हम पढ़ते हैं, और जो बच्चे और युवा, हमारे घरों में चर्चा होनी चाहिए, जिनके मानस पर देशभक्ति का एक छाप छूट सकता है, उस जमाने में आईसीएस में टॉप करने वाला व्यक्ति, एक बहुत ही अच्छे संपन्न परिवार का व्यक्ति लौट आता है कि हमें देश की आजादी में देशबंधु चित्तरंजन दास जी का सहयोग करना है। यह कितनी बड़ी त्याग की बात थी राष्ट्र के लिए। एक इतना बड़ा ओहदा जिस आदमी को मिला था, जिससे अधिक की क्या कामना। हमारे यहाँ भी कोई आजकल लोग सोचते हैं कि आईएएस आईपीएस बन जाता है,
और उनको लगता है कि उनकी उपलब्धि की पराकाष्ठा हो, उसको छोड़कर और इस तरह से आ जाना देश के लिए, यह चर्चा हमारे घर परिवारों में भी होनी ही चाहिए। और लगभग 100 साल पूर्व ही 1921 में वह पहली बार मुंबई में गांधी जी को मिले और उसके बाद वो कलकत्ता आते हैं और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हैं महापालिका का चुनाव, और देशबंधु चित्तरंजन दास जी वहाँ के महापौर चुने जाते हैं और वह उनको मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनते ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं कि कलकत्ता में जितने भी स्ट्रीट थे, पथ थे, उन सब के नाम भारतीय नाम पर कर देते हैं, जो अंग्रेजों के नाम पर था। या 1921-22 की बात है। और इतना ही नहीं, उनके जीवन को अगर हम पढ़ते हैं तो हम यह देखते हैं कि गांधी जी के साथ उनका मतांतर कैसा होता है। गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ एक तरह से एक समझौता किया था। कुछ लोग जो कैद किए गए थे अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में, उनकी रिहाई के लिए, और उसमें भगत सिंह की रिहाई नहीं हुई, भगत सिंह के कुछ साथियों की भी रिहाई नहीं। इसका विरोध किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने, और उन्होंने गांधी जी से आग्रह किया था कि वह अंग्रेजों के साथ अपना समझौता जो है वो रद्द करे। गांधी जी ने उस समझौते को रद्द नहीं किया, भगत सिंह जी को फांसी हुई। तो यह जो एक सैद्धांतिक मतभेद चला वह आया 1938 में, जब वह कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कांग्रेस के अध्यक्ष गांधी जी के कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारामैया। उनको उन्होंने, गांधी जी के समर्थन के कैंडिडेट थे, उनको उन्होंने अच्छे मतों से पराजित किया और गांधी जी ने इसको कहा कि यह हार मेरी हार। और फिर उन्होंने ऐसी स्थिति बनाई कि सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद, बहुत संक्षेप में मैं बता रहा हूँ और आप सबसे निवेदन करूंगा, इस्तीफा देते हुए जो पत्र उन्होंने लिखा वह 8-9 पृष्ठ का पत्र है। आप सभी भी उसको कहीं से भी पढ़िए और आपको बहुत कुछ उसमें ध्यान में आएगा कि एक ऐसा षड्यंत्र था कि उसी समय से एक परिवार और एक गिरोह देश पर हावी होने लगा था, और इस तरह के जो हमारे जननायक थे उन लोगों को देश के इतिहास के हाशिए पर भी नहीं आने दिया। आज अगर केंद्र सरकार इसको पराक्रम दिवस के रूप में मना रही है, गत 7-8 वर्षों से 2014 से ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर जितने काम किए जा रहे हैं, मैं किसी भाजपाई सरकार का समर्थन नहीं करता, लेकिन एक ऐसे सबल नेतृत्व को हमें पहचानना होगा देश में, और आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो उनका आह्वान है उस रूप में हमें यह जानना होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी भी एक आत्मनिर्भर भारत की ही वकालत करते थे। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की ही वकालत क्यों की? क्योंकि उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। उन्होंने अंग्रेजों के विरोधियों से मिलकर अंग्रेजों से लड़ने का संकल्प किया। यह जो एक वीरता और यह पराक्रम का भाव उनके अंदर था, इस पराक्रम के भाव की चर्चा हमें अपने परिवार में, बच्चों के बीच में, युवाओं के बीच में अवश्य करनी चाहिए, चाहे वह हम अपने डाइनिंग टेबल पर ही क्यों न करें, तो इसकी सार्थकता होगी। और देखिए, उन्होंने अखंड भारत की पहली सरकार भी बनाई, उन्होंने लाल किला पर झंडा भी फहराया, फहराने का उनका एक मंसूबा था। और जब उनको रहस्यमय ढंग से उनकी, हम कह सकते हैं, हत्या हुई, यथार्थ का विषय है, खोज बाकी है, लेकिन उनकी हत्या हुई। उसके बाद 1945 में लाल किला में उनके ऊपर मुकदमा चला, लेकिन उस मुकदमा के बावजूद भी देश के जन जन के वो नायक बन गए, और लोगों ने, चाहे छत्रपति शिवाजी हों, महाराणा प्रताप हों, अनेक ऐसे वीरों के साथ नेताजी सुभाष के चित्र, आप बंगाल के नहीं भी हों, इस देश में हम लोगों को याद है, हम लोगों के घरों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक चित्र जो है वो टंगा हुआ होता था फ्रेम में, शीशे के फ्रेम में, बचपन से देखा है। तो एक ऐसे नायक थे हमारे जीवन, लेकिन उनको विस्मृत कर दिया गया था। तो हम कह सकते हैं कि हम कृतज्ञ हैं इस देश के प्रधानमंत्री के भी, जिन्होंने इस विषय को इस तरह से लाया। और इस अवसर पर हम यह भी कहना चाहें कि संस्कार भारती का एक दायित्व बनता है। अभी हमारी दीदी बोल रही थी, राम जी के नाम की चर्चा कर रही थी कि राम तुम आओ एक बार। राम जन्मभूमि अभियान इस देश के स्वत्व को वापस लाने का और इस देश की अस्मिता को लेकर गौरवपूर्वक आगे बढ़ने का अभियान है। राम जन्मभूमि पर जो मंदिर निर्माण हो रहा है
उसकी समर्पण निधि का जो एक अभियान चला है, उसमें भी हम सबको स्थान स्थान पे सहयोग करना चाहिए। और यह कार्यक्रम चल रहा है, लोग आपके बीच भी पहुंचेंगे, आपको भी लोगों के बीच पहुंचना चाहिए संस्कार भारती के कार्यकर्ता के नाते। और जब 75वीं वर्षगांठ यह देश मना रहा होगा इस वर्ष, तो ऐसे जो भी हमारे विमर्श थे, जो विमर्श की ढक दिए गए, ओझल कर दिए गए, सामने नहीं आने दिए गए, असली नहीं आने दी गई और उसकी जगह गलत इतिहास लिखे गए, तोड़े मोड़े तथ्य लाए गए, तो हम इस विमर्श को इस वर्ष 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर बदलना चाहेंगे। नए विमर्श स्थापित करेंगे समाज में अनेक ऐसे सत्यों का उद्घाटन करेंगे। आज उसका शुभारंभ हुआ है पराक्रम दिवस के प्रारंभ से। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और संस्कार भारती द्वारका इकाई एक समर्थ सक्षम इकाई बने, इसमें किसी की व्यक्तिगत जीत या हार का सवाल नहीं है। संस्कार भारती चली आ रही है, संस्कार भारती एक श्रृंखला में कार्य कर रही है और यह जो कुछ भी कार्य है एक संस्कार भारती संगठन के माध्यम से, यह तो अनवरत चलने वाला है। हमारे आपके जीवन काल में भी इसके उद्देश्य सारे पूरे हो जाएंगे ऐसा नहीं है, यह सब चलता रहेगा। तो विषय बदलते रहेंगे, हमारे बीच चुनौतियां आती रहेंगी, हमें समाधान लेकर समाधान पूर्वक आगे बढ़ना है संगठित रूप से। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं चाहूंगी मौका, सीमा इजाजत हो तो बिल्कुल संजू जी अब चल गया दिमाग, चाय पी ली थी क्या? नहीं, एक्चुअली हस्बैंड आज बहुत लेट हो गए थे और अभी आए और सर का फोन आया, तो मैं कहीं ना कहीं भारतीय नारी भी हूँ, तो सही बात है, सब लोग सही यहाँ पे बात है। जितने भी सब उपस्थित है वो सब भारतीय नारी है। एग्जैक्टली, तो जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व जो भी है हमें उसका भी निर्वाह करना है साथ साथ। और पंकज सर, मैं बहुत सहमत हूँ आपके विचारों से कि कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है और ये शुरुआत हो चुकी है और निश्चित रूप से ऐसी शुरुआत होगी तो आगे क्रांति भी होगी। क्षमा चाहूंगा और कृष्ण कुमार जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि सीमा जी ने कहा कि जितने भी उपस्थित हैं सभी भारतीय नारी हैं। हम दो भी उपस्थित हैं। भारतीय पुरुष है। हम भारतीय पुरुष है, निश्चित रूप से अनुमान लगा सकते हैं आपकी, फिर आपके लिए क्या संबोधित किया जा सकता है। हाँ, मैं अपने विचारों पे आती हूँ कि बहुत अच्छा लग रहा है कि अब हम एक बार फिर से संस्कार भारती के बैनर तले अब फिर से एक बार काम कर रहे हैं एकजुट होकर, और निश्चित रूप से गर्वान्वित हो रहे हैं हम, इसमें कोई संदेह नहीं है, दो राय नहीं है। मैं आशुतोष राणा की 2 लाइन से शुरू करूंगी, उसके बाद मैं अपनी कविता पे आऊंगी कि हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। और उसके बाद में अपनी छोटी सी कविता रखूंगी, जय जय प्यारा ते जग से न्यारा, जय जय भारत जग से न्यारा, शोभित सारा देश हमारा, जय जय भारत जग से न्यारा, शोभित सारा देश हमारा, जगत मुकुट जगदीश दुलारा, जय जय प्यारा देश हमारा। प्यारा देश जय देशेस, सभी देशों का ईश्वर है ये, प्यारा देश जय देशेस, जय अशेष सदस्य विशेष। सारी सदस्य एकता का मंत्र रहा है यहाँ पे, वसुधैव कुटुंबकम भारत का नारा रहा है और विश्व परिवार है, हम संगठन में भरोसा करते हैं। प्यारा देश जय देशेस, जय अशेष सदस्य विशेष, जहाँ सीमा, दीप्ति, कृष्णा सर, पंकज सर और सारे सदस्य मिलकर एक साथ काम करते हैं। जहाँ न संभव अधकालेश, अधूरे नहीं होते हम पूरे होते हैं, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो हम पारंगत बनते हैं और तब तक लड़ते रहते हैं जब तक हम संपूर्ण पे नहीं पहुंच जाते। जहाँ न संभव अधकालेश, केवल पुण्य प्रदेश, जय जय प्यारा भारत देश। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु पे शोक प्रकट करते हुए कहा था कि जब वो किसी विदेश खंड के नीचे सोए होंगे
मतलब मृत्यु हुई होगी, तो वह धरती भी कांप गई होगी कि कौन ये जा रहा है ऊपर। और भगवानों ने, जितने भी देव होंगे, और कल्पना के आधार पर उन्होंने ऐसे महापुरुष की मृत्यु पर शब्दों के माध्यम से अपना शोक प्रकट किया था और कहा कि जब पहुंचे होंगे वो ईश्वर के पास, तो भगवान सारे ईश्वर अचंभित होके अपना सिंहासन त्यागने लगे होंगे। लेकिन किंतु स्वर्ग से असंतुष्ट तुम, किंतु स्वर्ग से असंतुष्ट तुम, जब यह स्वागत का शोर धीमे धीमे जबकि पड़ गया होगा बिल्कुल शांत, और रह गया होगा यह स्वर्ग देश, जब सब देवता लोग इनका स्वागत करके और इधर उधर हो गए होंगे और वो शोर का, स्वागत का शोर भी शांत हो गया होगा, तब खोल कफन ताका होगा तुमने यह भारत की भोर, क्योंकि हम अपने भारत के लिए जीते हैं और निश्चित रूप से भारत के लिए मरते भी हैं। ये हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, और यही एकमात्र हमारा धर्म है। बहुत बहुत शुक्रिया, और अच्छा लगा फिर से एक बार जुड़ने के बाद। जी बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही जोशी, बहुत सुंदर। सर एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन है, पंकज जी से पूछना चाहती हूँ, इनकी मृत्यु को लेकर सर क्या है, सन 1945 में हुई थी या नहीं हुई, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन है। हाँ, इनकी मृत्यु अभी रहस्य है। एक्चुअल क्या है, अभी भी सत्य क्या है? एक्चुअल तो ये है, और इसकी अभी ऑथेंटिसिटी मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन जो हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने इनको मरवाया। और थोड़ी और प्रतीक्षा कीजिए, वो उस रहस्य से भी पर्दा हट जाएगा। ये जो बता रहे हैं कि इतने सारे जो पेपर अभी सार्वजनिक किए गए हैं, क्या उनमें ये सारे होंगे न्यूज? जो आज प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि जो इतने सारे पेपर्स सार्वजनिक किए गए हैं सुभाष चंद्र जी से रिलेटेड। हाँ, पहले भी किए थे, अभी भी किए। तो उनमें ये होगा जो रहस्य है उसका जो उत्तर ऐसा है। हम अनुमान कर सकते हैं। अभी तक तो नहीं पता चल पाया, जो भी मैं आवाज नहीं आती। हेलो 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 आवाज, हेलो हेलो दीप्ति जी, आ रही है आवाज तो आ रही है। सुभाष चंद्र बोस का एक छोटा सा कोटेशन था, अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात। सीमा जी जी आगे। हाँ कामना जी है हमारे साथ। कामना के ललिता जी के विचार आने अभी बाकी हैं। कामना जी स्वागत है आपका। कामना जी आपका कैमरा ऑन करेंगे क्या? कामना जी कामना बहुत जी बहुत धन्यवाद, सभी का स्वागत। आपका कामना जी का वीडियो ऑफ है उनका। कामना जी वीडियो ऑफ है आपका। आपकी आवाज आ रही है कामना हाँ जी? हाँ वीडियो ऑफ है मेरा। ऑन करो। हाँ, आप लोग क्या बता रही हैं? बहुत अच्छा रहा, आप लोग को सुना मैंने, बहुत अच्छी जानकारी मिली। एक ये चीज सुभाष चंद्र बोस के बारे में जहाँ तक हम लोगों ने जाना, उनकी बेटी अनीता बोस, उनका सुभाष चंद्र बोस को दिया गया भारत रत्न हिंदुस्तान में आकर के वापिस कर जाना, ये एक हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है।
इस पर भी होना चाहिए कि इतने दिनों तक एक ऐसा इंसान हिंदुस्तान से के इतिहास में से गायब रहा, आज तक उस पर जो है किसी ने इतनी बड़ी खोज नहीं किया, जानने की कोशिश नहीं की। जितना पढ़ते हैं उनको उतना ही जो है गहराई में जाते हैं। आज तक उनकी जो है ये मृत्यु वाली घटना जो है लोगों के लिए एक पहेली बन के ही रह गई है कि क्या नहीं है। आज भी कितने सारे कार्यक्रम हुए, सभी में यही बताया गया है, किसी ने ये कह रहा है, कोई ये कह रहा है, लेकिन सही बात नहीं पता चल पाई। यही चीज लाल बहादुर शास्त्री के बारे में भी सुनने में आया। तो बहुत चीजें हैं हम लोग इतिहास के बारे में जिसकी की जानकारी नई पीढ़ी को होनी चाहिए। अनीता बोस जब पैदा हुई है उसके बाद जब उन्होंने अपनी माँ से पूछा अपने पिता के बारे में, तो उसकी माँ ने यही कहा था कि मुझे भी नहीं पता कि तुम्हारे पिता कैसे थे। अगर वाकई में उन्हें जानना है तो लाइब्रेरी में जाकर के पता करो कि सुभाष चंद्र बोस कैसा व्यक्तित्व का था। अनीता बोस ने ब्रिटिश लाइब्रेरी से लेकर के जापान की जितनी भी लाइब्रेरी थी सभी में जाकर के उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को खोजा। उसी से उन्होंने जानकारी ली कि सुभाष चंद्र बोस क्या था। इतना कुछ जानने के बाद ही वो बना पाई कि नहीं, भारत रत्न उनके लायक नहीं है। ये सोच सोच के तो बहुत कुछ होता है, लेकिन देख रहे हैं हम लोग भी, देश कुछ बदल रहा है, कुछ नया हो रहा है, तो हम लोग उसके साथ चलें, कुछ अच्छा हो, यही उम्मीद है। उनके सम्मान में मैं क्या कहूँ, एक छोटी सी जो कविता शुरू से ही बचपन से ही हम लोग पढ़ते थे, हाथ में डंडे लेके घूमते थे और उसको हमेशा ही बोलते रहते थे, वही मैं एक सुनाना चाहूंगी। शेर हिंद आगे बढ़ने से तू कभी न डर, जो तेरे सामने आए उसे खाक में मिलाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी की गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। दिल्ली चलो पुकार के, कौमी निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के फहराए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी की गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। जय हिंद। जय हिंद। और प्रीति जी कुछ बोलना चाहेंगे? सीमा जी? ध्यान कहीं और है दीप्ति जी। प्रीति जी जय हिंद ही बोल डालिए। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय। जय जय जय। अनीता जी, तुम हमें दो, तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। का नारा अनीता जी। इतने अच्छे अच्छे वक्ताओं ने इतना कुछ बोला, उसके आगे हम तो बहुत तुच्छ है। इतनी शुद्ध हिंदी, इतना अच्छा संस्मरण, इतना कुछ सुनाया। मैं भी इसीलिए शांत हूँ, मैं भी उर्मिल जी ने, इसीलिए हम इस पंकज जी ने, इतने अच्छे वक्ताओं को सुन सके, अपने मेमोरी को बढ़ा सके, अपने ज्ञान के भंडारण में थोड़ा सा वो बूंद डाल सके, वो शब्दकोश भी डाल लें, वो शब्दकोश भी डाल लें। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा सौभाग्य है कि हम इन सबके साथ जुड़े हैं। ईश्वर ने हम सबको जोड़ा है एक दूसरे के साथ कुछ सीखने के लिए। संचालक महोदय है, हम लोग सीखते रहते हैं। अनीता जी आप कुछ कहना चाहेंगी? अनीता जी? नहीं सीमा जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं बस सीख रही हूँ आप लोगों से। इतने लोगों के विषय में क्या बोलूं, इतने अच्छे वक्ता बैठे हैं। जी सर, कुछ कह रहे थे आप? जी सर। कहलू वक्ता ही नहीं बोले, अधिवक्ता भी कुछ बोले। भाई एक अधिवक्ता तो बोल लिए कृष्ण कुमार जी, दूसरी अधिवक्ता आप हैं अनीता जी। बस वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने जो बोला वो बहुत अच्छा बोला। वो तो है ही। हो रही है, यह बिल्कुल अनौपचारिक और बिल्कुल पारिवारिक लग रही है। और ऐसा लगता है कि वास्तव में एक हम अपने श्रेष्ठ पूर्वज को उनकी जन्म जयंती पर एक आनंद और उल्लास के साथ
और उनकी स्मृति को पुनर्जीवित करते हुए अपने मानस में, और इसका जो एक उल्लास है उसको हम लोग बांट रहे हैं आपस में। बिल्कुल 100% सही, 100% सही सर। और बिल्कुल सही बात है। आभार, बहुत अच्छी कविता से उन्होंने प्रारंभ किया इस गोष्ठी का, है ना, बहुत अच्छी कविता है। और देखिए धीरे धीरे सबने कुछ न कुछ बोला, तो कुछ लोगों को पता भी नहीं था कि आज है, कुछ लोगों को फोन करके बुलाया गया। अनीता जी भी अस्वस्थ होकर फिर भी हिस्सेदारी ले रही है। 9 लोग हैं आज। 9 की संख्या एक प्रोग्रेसिव संख्या मानी जाती है। 9 का पहाड़ा पढ़िए, वो बढ़ता जाएगा, योग 9 प्रोग्रेसिव संख्या। कृष्ण कुमार जी सहित संस्कार भारती द्वारका इकाई को हमारी शुभकामनाएं। इस प्रोग्रेसिव संख्या के साथ आज आपका पुनर्प्रारंभ हुआ है, और इसी तरह हमें इन अवसरों को कभी अपने बीच से जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमें खुद को भी प्रेरणा मिलती है। आज हम काफी सारा सुन रहे हैं, अलग अलग ढंग की कविताएं, हाँ, सीमा जी से लेके कामना जी तक इतनी कविताएं आ गई। संजू जी उधर खाना खजाना भी देख रही हैं और तुरंत उन्होंने बहुत अच्छा भी खाना खजाना नहीं, आपने कहा कि कुछ वो किचन भी देख रही है। कुकिंग बहुत वीक है किचन में, और उसको खाना खजाना ही कहते हैं, खजाने से कब। तो अब हम लोग अध्यक्ष अच्छा 25 का प्रोग्राम का हो गया फाइनल सारा। नहीं, अब वही अध्यक्ष महोदय से कहूंगी कि 25 के प्रोग्राम के लिए कुछ अगर पॉइंटर्स हैं तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ बेहतर होगा। हाँ देखो फाइनल टाइम होगा। और सबसे बड़ी एक क्वेरी आई है कि अभी मेरे पास 6-7 एंट्रीज आई हैं, और उनमें से 2-3 लोगों के जो शायद पीएचडी भी है, डॉक्टरेट है, उनकी मतलब एक तरह से डिमांड कह लीजिए, या कि वो चाहते हैं कि अगर इसमें हम उनको सर्टिफिकेट दे पाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई मुश्किल नहीं है ना, क्योंकि उनका कहना है कि कवि के लिए काफी प्रोत्साहित करने वाला चीज रहता है सर्टिफिकेट। तो आप लोग बताइए। सर बताएंगे। सर जी किया जा सकता है, ई सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड कर सकते। हाँ बिल्कुल, मनोबल बढ़ता है, और यही चीज है कि शिरकत करते हैं अगर कार्यक्रम में तो एक एविडेंस भी बन जाता है प्रामाणिक। और दूसरा पॉइंट ये कि सभी लोग इसको अपने नॉन में सर्कुलेट कर दें, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कि कितने एंट्रीज हम ले सकते हैं। देखो एंट्री का टाइम जब जो भी आ जाती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 24 तक या 25 के आफ्टरनून तक अगर जितनी आ जाती हैं, क्योंकि वो कंपाइल भी तो करेगी सीमा, कि देखेगी कि कितनी टाइमिंग बनती है, उसके अकॉर्डिंग ही सेट कर पाएंगे सारा कुछ। और उसके अकॉर्डिंग टाइम सेट हो पाएगा ना। तो हमें एक सूचना और पड़ेगी 24 के लिए, क्योंकि आज सर्कुलेट हुआ है तो मेरे पास 8 आ चुके हैं। 24 है, टाइम भी कहाँ है। मेरे ख्याल से कुछ नहीं करते, जितनी एंट्री आ जाए एक बार कि आज सर्कुलेट हुआ है, कल 24 है। तो हमें जो प्रोग्राम रखना है वो 1.5 घंटे का या 2 घंटे का? ये तो एंट्री के ऊपर डिपेंड करेगा, मुझे लगता है। वैसे एक एवरेज मान के चलें कि 2 घंटे का? नहीं समझ। 2 घंटे तो आप मानकर ही चलिए, फिर डिपेंड। हमने इसमें ये भी नहीं लिखा है कि कितने मिनट के हम वो देंगे। नहीं, वो मैंने इंडिविजुअली एक मैसेज बना लिया है, और जो भी क्वेरी आ रही है ना तो मैं उसके साथ वो अटैच करके उनको भेज दे रही हूँ कि 3 मिनट का ही समय दिया जाएगा। एंट्री कब तक आने तो जो आ रही है, कल तक जो आ जाए, उसके बाद स्टॉप कर देना।
हाँ दीप्ति मैम बना लेंगी, वो सर्टिफिकेट बना लेंगी। ये बस सीमा है, साथ साथ वो देते जाना है इनके नाम। हाँ ठीक है, बन रहा है, वो साथ ही साथ बन रहा है। अच्छा, जो विषय है कविता वो केवल देशभक्ति है या सोशल इशू भी हो सकता है? नहीं देशभक्ति नहीं, सोशल इशू भी नहीं, मैंने वो भी मैंने उनको बता दिया है कि देशभक्ति के उत्प्रोत हो तो सही है, मतलब क्योंकि हम 26 को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं एक तरह से, तो इसीलिए इसी के आसपास का ही होना चाहिए। हाँ, समाज देश और समाज सॉफ्टवेयर बन गया उसका, तो कनेक्टेड होना चाहिए, दोनों इंटरकनेक्टेड होना चाहिए, तो ठीक है सोशल इशू पे भी अगर आती है तो क्योंकि अगर कोई दे रहा है और इंट्रोडक्शन में मान लीजिए और कह रहा है कि भ्रष्टाचार है, बोले सच्ची देशभक्ति क्या है यदि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत आते हैं या गलत काम होते हुए हम रोकते हैं। वही बात है, देश के प्रति ही समर्पण है वो, जो प्रेम है, की भावनाएं, वो देशभक्ति में आप कह लीजिए उसे। बहुत होता है क्योंकि 3 मिनट काफी लंबा समय होता है। 3 मिनट बहुत काफी लंबी कविता हो जाती है। इस समय इंट्रोडक्शन लीजिए, 2-2.5 मिनट की कविता मान लीजिए। और साथ में कौन कौन इसमें संचालक उर्मिल जी और सीमा जी। क्या मिस हो गया मुझसे, क्या कह रहे थे? इसके संचालन में कौन कौन रहेगा? अनाउंस करने के लिए मैं पार्टिसिपेट मैं रहूंगी, लेकिन मतलब मेरा नाम संचालन वगैरह में मत देना, क्योंकि मैं इस विधा में पारंगत नहीं हूँ, तो मैं शुरुआत कर दूंगी। जैसा संजू ने बोला था कि एक देशभक्ति गीत से, उसके बाद 2-3 लोग मिलके कर सकते हैं। मान लीजिए अगर 30 एंट्रीज हैं तो 10-10 का कर लेंगे, 3 लोग हो जाएंगे संचालन में, ये हो सकता है, बिल्कुल है ना? तो सबको एक तरह से मौका मिलेगा और टाइम स्लॉट अपना अपना जो भी साइड वर्क होगा वो भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बेहतर होगा, क्योंकि अगर 10 लोगों को अटेंड करना है उसमें, तो मान लीजिए हाफ एन आवर, तो हाफ एन आवर या 40 मिनट्स लगेगा ही लगेगा, राइट? कैसे करनी है? एक ना कहीं से इसमें डिस्टरबेंस आ रही है, कुछ हिल रहा है किसी के, आवाज आ रही है किसी की, तो मुझ तक जो आवाज आ रही है वो काफी ब्रेक होके आ रही है। ये हाँ यहाँ पर कुछ हिल रहा है, ये हाँ वाइब्रेशन जैसी हो रही है कुछ। हाँ हो रही है जब स्पीकर लगाया और उससे हो रहा है। तो बताइए आप लोग, ओपनिंग कहाँ कैसे करनी है? सबसे पहले ओपनिंग गीत से शुरुआत करके, और एक मैं देशभक्ति गीत गा दूंगी, फिर उसके बाद 5 लोगों का इंट्रोडक्शन मैं करवा दूंगी। आप संजू आप भी बोलोगे ना? हाँ, लास्ट में मेरा नाम रखना, लास्ट में मतलब जब प्रोग्राम समाप्ति किया जाएगा तो लास्ट में मेरा नाम, लास्ट के 10 वाले में रख दूं नाम ना? हाँ नहीं, मतलब अनाउंसमेंट के लिए, अनाउंसमेंट के लिए उनको बोल दो, उर्मिला जी है, आप हो, प्रीति जी है, अनीता आपके पास समय हो तो बताओ। हाँ कर लो, अगर तबीयत ठीक रही तो। प्रॉब्लम ये है थोड़ी सी। अरे कुछ नहीं, सब ठीक है, आवाज वगैरह। अरे आवाज बहुत अच्छी है आपकी। अरे गला फंसा हुआ है। कुछ नहीं फंसा हुआ। कहाँ पे फंसा बताओ, मैं निकाल के लाती हूँ। कर लूंगी। हाँ ये हुई ना बात। और दीप्ति मैम, एक मैं सोच रही थी ना कि माँ भारती वाला जो है दीप प्रज्वलन की स्लाइड में भेज दूं आपको। वो है दीप प्रज्वलन की, है इनके पास, दीप्ति जी के पास है। बस है तो ठीक है, वो है तो वही डाल देना। ये खड़खड़ाहट बढ़ते जा रहा है। म्यूट कर लीजिए, जिसको नहीं बोलना है ना वो म्यूट कर लो खुद को। लेकिन ये किसी के फोन से नहीं है ये। हाँ बंद हो गया। किसने अनम्यूट किया? जिसने भी किया हो, चलो कोई नहीं। तो मैं ये कह रही थी ना दीप्ति मैम की
एक स्लाइड वो चलाएंगे पहले, दीप प्रज्वलन, क्योंकि जो हम लोगों की परंपरा है, अंधेरा जो है वो डार्कनेस खत्म करने के लिए रोशनी का होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद ये संगीत सीमा करेगी, जो भी है पेट्रियोटिक इसका हो जाएगा। उसके बाद अगर गेस्ट कोई, कृष्ण कुमार सर बताएंगे कि अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उनका इंट्रो, और उसके बाद हम अपना औपचारिक तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत कर देंगे। ठीक है। और क्लोजिंग में हम जनगण मन चला सकते हैं। किसमें कह रही हैं? आवाज फिर डिस्टर्ब हो रही है। तो ये उर्मिला जी के फोन से आ रहा है, मैंने देखा। हा 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 हा। उर्मिला जी हाँ, क्या बोल रहे थे? उन्होंने शायद ब्लूटूथ कनेक्ट किया हुआ है। हाँ, क्या बोल रहे थे दीप्ति मैम आप? क्लोजिंग में हम जनगण मन चला सकते हैं। हाँ, बिल्कुल चला सकते हैं। क्यों नहीं चला सकते, चलाना चाहिए भी, क्योंकि हमारा ओकेजन भी ऐसा ही है। वही, इसीलिए तो चलाना चाहिए। भारती में हम लोग वंदे मातरम से करते हैं। वंदे मातरम से, ठीक है, मातरम से कर दीजिए। वंदे मातरम से आप प्रारंभ कर लीजिए, जनगण मन से अंत कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ऐसा कर लेंगे। ठीक है सर, ऐसा कर लीजिए। सामान्यतया हम वंदे मातरम गाया करेंगे, लेकिन उस दिन प्रारंभ कर सकते हैं और बाद में जो है जनगण मन कर सकते हैं। बीच में एक प्रस्ताव मैं दे दूं आप लोगों के बीच में, मात्र प्रस्ताव है, आप लोग विचार करेंगे। 12 अप्रैल को भारतीय नववर्ष प्रारंभ होगा, ठीक है सर? ये आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा है। तो भारतीय नववर्ष के अवसर पर एक अच्छे कार्यक्रम की रचना हम सब मिलकर करें, और अगर अनुकूल होगा तो हम इसको सार्वजनिक भी करें, पहली बात। दूसरी बात, जो मैंने चित्रकला की बात की कि स्वामी विवेकानंद जी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, और तीसरे जो भारत माता के चित्र, ये अपनी कल्पना से बच्चे बनाकर दें, तो इसमें जो चित्रकला का आयोजन करें, वह प्रविष्टियां जो आएंगी उसको नववर्ष मेला पे ही हम लोग, नववर्ष उत्सव पे ही हम लोग उसको दिखलाएं, अगर हम उस कार्यक्रम को सार्वजनिक कर रहे हैं। और बाकी जो आपने कहा कि दूसरे विषय भी आप रख सकते हैं कि कोई नववर्ष के ऊपर मान लीजिए एक भाषण भी रख सकते हैं, बच्चों की प्रतियोगिता, या प्रतियोगिता मतलब कि हाँ उनकी सहभागिता, ऐसा रखें। सहभागिता प्रमाण पत्र तो सभी को मिलेगा। तो इस तरह के कार्यक्रम की रचना कर लीजिए जो एक प्रभावी कार्यक्रम हो, और उसमें हम थोड़ा सार्वजनिक करें और अच्छे से करें, अच्छा लगे हमारा वो कार्यक्रम। थोड़ा सोच विचार मतलब क्या फिजिकली कह रहे हैं कि कहीं इस कार्यक्रम को करने के लिए 12 अप्रैल के पहले हम कर सकते हैं। 12 अप्रैल को तिथि कौन सी होगी? उस दिन तो चैती नवरात्रि का प्रारंभ भी होगा ना? तो कर सकते हैं उस। हाँ, तो उससे पहले भी हम कर सकते हैं नववर्ष के उपलक्ष्य में। सोमवार है सर, सोमवार है ना, तो हम रविवार को कर लें, 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को हम लोग कर सकते हैं, नववर्ष की पूर्व संध्या या पूर्व दिवस पर नववर्ष की शुभकामना देते हुए, ठीक है ना। जो सार्वजनिक स्थान कौन सा होगा वो अभी बीच में समय हम लोग तय कर लेंगे, लेकिन मैं कृष्ण कुमार जी से और आप सबों से ये आग्रह करूंगा कि अपने ग्रुप में ये सूचना डाल दीजिए कि हम नववर्ष के अवसर पर 11 अप्रैल को कार्यक्रम करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष और बोस और भारत माता जी के चित्र हम की एक प्रतियोगिता, और उसमें 10 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक के किशोर और तरुण, ऐसा आयु वर्ग कर दीजिए, ठीक है, अलग अलग आयु वर्ग में मांगिए स्वतः की कल्पना से। और उसमें और भी नववर्ष के ऊपर व्याख्यान या नववर्ष के ऊपर गीत रख दीजिए, गीत संगीत का कार्यक्रम रख दीजिए, ये तो उल्लास का विषय है। और नववर्ष के ऊपर 1 या 2 20 वक्तव्य हो जाएंगे किन्हीं को बुला के अपने बीच में, ठीक है ना। तो 2-3 विधाएं उसमें आ जाएंगी और अच्छा रहेगा वो कार्यक्रम। बाकी आप लोगों के सुझाव से हो, आप लोगों के विचार से हो, यह मेरा सिर्फ एक प्रस्ताव है। सर बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा सर। हैप्पी न्यू ईयर में हम लोग इतना कुछ करते हैं, नए नववर्ष में नहीं कर सकते। एक चेतना जगाने का भी काम है। गत वर्ष आपको याद होगा कि हम लोग कहीं बैठे थे, उसमें नववर्ष के ऊपर एक
नाटक के मंचन की बात भी चल रही थी। तो हमें लगता है कि जो फॉर्मेटिव ईयर्स में बच्चे हैं उनके बीच में ज्यादा चेतना जगाने की बात, और इसके कई विविध आयाम सोचे जा सकते हैं। बहुत ज्यादा व्यय का पक्ष नहीं होगा इस कार्यक्रम के विचार। कम व्यय में भी आप सार्थक और प्रभावी कार्यक्रम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। व्यय की भी आवश्यकता हो तो विचार पूर्वक व्यय जुटाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। समाज अच्छे कार्यों में सहयोग करने के लिए खड़ा है। लेकिन योजना बना लीजिए, और योजना तो बनाने के लिए बैठक आप लोग जरूर कीजिए, लेकिन 25 तारीख को ही, कल ही ग्रुप में एक सूचना चली जाए। संस्कार भारती द्वारका इकाई 11 अप्रैल को नववर्ष, भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में पूर्व दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसमें चित्रकला, गीत, संगीत के कार्यक्रम होंगे। ठीक है ना? और वो विषय दे दीजिए तीनों कि स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस और भारत माता के चित्र स्वतः की कल्पना से 10 वर्ष की आयु से लेकर 21 वर्ष 25 वर्ष तक, 25 वर्ष 10 से 25 वर्ष 2 या 3 वर्गों में बांट दीजिए, अच्छा लगेगा। ठीक है ना? ठीक है, ये एक प्रस्ताव था। नहीं, बहुत अच्छा प्रस्ताव, बहुत बढ़िया प्रस्ताव है सर। गेस्ट कौन रहेंगे सर 25th वाले हमारे कार्यक्रम में? यह सब आप लोग अब तय कीजिए। 25 का कार्यक्रम पूर्णतः आप लोग तय कीजिए। हमने उस कार्यक्रम के बारे में एक प्रस्ताव किया, हम विचार कर सकते हैं और उसको थोड़ा सा और बेहतर ढंग से करेंगे। हमारी उपलब्धियां क्या होनी चाहिए, हमारे बीच जो नए कलाकार हैं, अलग अलग प्रतिभावान, वो जुड़ने चाहिए, उनके परिवार जुड़ने चाहिए, हमारे बीच उनकी सृजनात्मक क्षमता सामने आनी चाहिए, विषय से उनके मानस पर एक प्रभाव पड़े, वह उनको जाने उस व्यक्तित्व को, या भारत माता के एक चित्र को कि भारत माता भी हैं सजीव एक चित्र, तो उस चित्र का भी अंकन उनके दिमाग पर हो, और हमारा भारतीय नववर्ष भी उनके ध्यान में आ जाए। तो हमें ये सारे प्रभाव भी उनके ऊपर ले जाना है विषयगत, तो हमारा ये है उद्देश्य, और इसी क्रम में हमारा संगठन बढ़ता भी चला जाए। बहुत नामी गिरामी आदमी को जब हम ले आते हैं तो वह तो जीवन में एक सिद्धि पा चुके हैं, लेकिन जिनको अभी आगे बढ़ना है, जिनके माध्यम से हम कला संस्कृति को प्रचार और प्रसार देना चाहते हैं, संरक्षण और संवर्धन करना चाहते हैं, जिनके बीच, उस वर्ग को भी हमको टैप करना चाहिए। आज अगर हम राम जन्मभूमि निधि, समर्पण निधि संग्रह अभियान है, मान लीजिए आज हम एक कलाकार संगठन है, तो क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं कि द्वारका क्षेत्र में अगर यह समर्पण का, संग्रह का किसी दिन अभियान होगा तो हमारे 5, 7, 10 ऐसे कलाकार हैं जो गीत गाते हुए एक यात्रा, एक कला यात्रा के साथ, और मान लीजिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और दूसरे आनुषंगिक संगठन के लोग भी डोर टू डोर एक, है ना, ऐसा कुछ समाज में हम दिखला सकते हैं। निश्चित रूप से आज हम उसके लिए बहुत ज्यादा तैयार नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ, लेकिन हमें आने वाले समय में ऐसे अवसरों पर इस तरह की अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए भी तैयार होना होगा। अपना जो है वह प्रयास करने होंगे समय समय पर, तभी होगा जब हर प्रकार के कलाकार हमसे जुड़ते चले जाएंगे। हमेशा हम बड़े नामों के पीछे भागते रहेंगे, बड़े नाम तो हैं, बड़े नाम हैं, एक से एक बड़े नाम हैं, जिनको कहिए बुला देंगे। कल को अगर आप नरेंद्र कोहली जी को अपने बीच बुलाना चाहेंगे, वह भी आ सकते हैं, अगर सुविधा पूर्वक समय रहते हुए हम उनको आमंत्रित करेंगे, एक से एक आ सकते हैं। सुभाष घई भी आपके कार्यक्रम में शामिल हो सकते, बहुत बड़े नाम लेने से कुछ नहीं होता, लेकिन हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से कौन सा प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, और इकाई के लिए कौन सी सिद्धि हमको प्राप्त हो रही है, हमारी इकाई की शक्ति कितनी बढ़ रही है, सामाजिक शक्ति, और उनके जनमानस का क्या निर्माण हो रहा है। जब हम कला और संस्कृति की बात करते हैं तो हमारी कला और संस्कृति का कितना परिचय जो है विस्तार हो रहा है, आत्मसात कितने लोग कर रहे हैं क्रमशः। ठीक है ना? अचानक सब कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें समय समय इस दिशा में प्रयास करना है। जी बिल्कुल। जी सर बताइए। एक और था, जैसे हमने पिछला कार्यक्रम किया था तो हमने पाया कि हमारी जो मैक्सिमम संख्या थी जुड़ने वाले लोगों की, वो लगभग 30 से 35 के बीच में थी, जिसमें कुछ आते रहे जाते रहे इस तरह से। तो अब चूंकि हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें काफ़ी कभी भी आएंगे, तो उन सबको भी ये होता है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा जनता
या ज्यादा से ज्यादा लोग उनको सुनेंगे तो उनका भी उत्साहवर्धन होता है। तो हमारे पास समय का अभाव तो है, लेकिन फिर भी हम ये एक कोशिश कर सकते हैं कि आज हम 9 लोग उपस्थित हैं और ये संस्कार भारती के 9 रत्न हैं। तो हम सभी 9 रत्न एक ये प्रयास कर सकते हैं कि कम से कम 10-10 लोगों को हम जोड़ पाए, तो कम से कम हमारी संख्या 90 और हो जाए हम लोगों के अलावा, तो ये संख्या हमारी 99 हो। कृष्ण कुमार जी, बीच में एक विचार और रखूंगा कि देखिए, हम कला संस्कृति के संगठन है, हमारे यहाँ संख्या से अधिक गुणवत्ता का महत्व है। तो होता है। हाँ, तो संख्या, हाँ नहीं, मेरा जो परिचय था कि ये जो कार्यक्रम है इसमें जो गुणवान हमारे कवि, साहित्यकार और कलाकार हैं। अच्छा, वो मैंने ध्यान से नहीं सुना। सही है। महिला बनाती है यार, एक दोबारा आज ये करा नहीं, इसको पूछो दोबारा कब बोला था। बंद कर दिया, वो खत्म हो गया, टाइम पास कर दिया, प्रोग्राम तो खत्म हो गया। प्रीति मैडम, हाँ जी, हाँ जी दी, आपके यहाँ से आवाज, आपके यहाँ से आवाज आई क्या? नहीं, बंद था मेरा। अच्छा, हाँ, सॉरी, मैं लीव कर जा रही हूँ। प्लीज सबको मेरा नमस्कार। नमस्ते। सॉरी, प्लीज कुछ काम है अर्जेंट। कोई बात नहीं मैम। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार। सर, मेरा जो सुझाव था वो ये था कि जैसे हमारे जो सुधीगण कलाकार और साहित्यकार होंगे तो वो तो होंगे, गुणवत्ता उनकी है, लेकिन उनके द्वारा जो हमें मार्गदर्शन मिलेगा, जो चेतना उनके द्वारा दी जाएगी, वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। हाँ, अच्छी बात है। वो मैंने कुछ ध्यान से नहीं सुना, मैं एक साथ 2-3 स्टेशन लगा रहता हूँ। जो उनका उत्साह भी वर्धन होगा कि हाँ जी, हमें सुनने वाले लोग के और उनके द्वारा जो दिया गया ज्ञान है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा, उन तक चेतना जागेगी। बिल्कुल। और एक चीज मैं और स्पष्ट करूं, संस्कार भारती द्वारका इकाई के हर एक बैठक, हर एक कार्यक्रम में मेरी उपस्थिति आवश्यक नहीं। पहली बात मैं अपनी ओर से स्पष्ट, आप लोग स्वतंत्र रूप से कार्य करें। दूसरा, अगर मैं रहूंगा भी एक डमी उपस्थिति रहेगी, मैं बोलूंगा नहीं, मुझे वक्ता के रूप में आमंत्रित नहीं कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं बोल नहीं सकता, लेकिन हाँ, वो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बात रखूं और वो एक मार्शल लॉ की तरह लागू हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सभी लोग बहुत क्षमतावान हैं, एक से एक गुणी हैं, और आप लोग स्वतंत्र ढंग से इसको आगे लेकर चलिए। सबको विषय स्पष्ट है, संगठन का महत्व भी सबको पता है, संगठन का उद्देश्य भी महत्व है। अब आप अच्छे से चीजों को आगे लेकर चलिए, ठीक है। जब भी मैं बोलने लगता हूँ सीमा जी को नींद आने लगती है, अब मैं आगे नहीं बोलूंगा। I'm so sorry sir, ऐसा कुछ नहीं है सर। I'm sorry sir। मेरी आवाज ही कर्कश है। नहीं सर, वो क्या बोलते हैं, मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। I'm sorry सर। चाय नहीं पियोगी तुम? सीमा जी आपकी बातों को मनन करती है सर। हाँ, वो कहता है क्षमा तो होता है उस भोजन को जिसके पास करल हो। ना बोलने के लिए थैंक यू मेरी तरफ से ये शब्द बोलने के लिए। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने अध्यक्ष जी को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करें। जी, अध्यक्ष जी से निवेदन है कि वो आए और अपना उद्बोधन देकर मार्गदर्शन करें। आप सब लोग मीटिंग में आए उसके लिए बहुत बहुत आभार आप लोगों का। और कल के नहीं 25 तारीख के प्रोग्राम के लिए तैयारी के लिए क्या हम कल कुछ बैठक करेंगे या फिर आपस में बात करेंगे? अब यही कर लीजिए आप लोग, मैं बाहर निकल रहा हूँ मीटिंग से, ठीक है। सबको हमारी शुभकामनाएं। और लेकिन अध्यक्षीय उद्बोधन के बाद आप कर लीजिए, या आपका उद्बोधन हो गया माने जी, आप मुझे अनुमति दें तो मैं इस बैठक से बाहर निकलूंगा। इसलिए नहीं कि मेरे पास समय नहीं है, इसलिए कि यह सब तैयारी आप लोग,
जी सर, जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारा बात किया। हाँ सर, ये था कि हमारा ये तो हो गया, क्लोजिंग हो गया, ओपनिंग हो गया, और लास्ट में हमारा वो चल रहा है। बस ये डिसाइड कर लिया कि ये उर्मिला जी और सीमा जी और संजू जी आपस में बोलेंगे। बस एंट्री मुझे दे देना सीमा जी, साथ साथ जिससे कि मैं वो तैयारी कर लूँ और उसका सैंपल डालूं कर सर्टिफिकेट का भी कुछ सैंपल सब डालूं। और एक चीज और थी, गेट तो खोल दो, क्यों बंद कर देते हो? ये लो बाबू। ठीक है, और कुछ कहना है सर? मैम इसमें एक चीज और थी मेरी, क्योंकि जैसे कविगण होते हैं ना, 25 कविगण हैं, तो उनके बारे में हमें बहुत ज्यादा नहीं पता होती ना, हमें ये पता होती कि कौन किस तरह का व्यक्ति है। तो सर कोई हमारे पास ऐसा कोई कवि है जिसको हम जानते हैं, जिसको हम एज ए गेस्ट बुला सकते हैं, जो कविता है उसमें? चलिए मैं एक बार बात कर लेता हूँ। संजू जी सुन रही हैं क्या हमें? संजू जी, उर्मिला जी, संजू जी, आमना जी, अनीता जी, किसी की नॉलेज है जो एज ए गेस्ट हम बुला सकें? ये है कि संचालन जो है वो हम ही करेंगे या कविगण करेंगे? सर क्या बताया आपने, ये लाइन मिस हो गई क्या? जैसे हमने शुरुआत, उर्मिला जी एक बार बंद कर लीजिए, जरा ये ऑफ कर लीजिए। ओके। हाँ, मेरा कहना ये था कि जैसे हमने कार्यक्रम को शुरुआत किया, प्रज्वलन हो गया, वंदे मातरम हो गया, आपका गीत हो गया, उसके बाद जैसे कवि अपनी कविता काव्य पाठ करेंगे, तो काव्य पाठ का संचालन हमको ही करना है या हम ही करना है सर? हाँ, ये लोग वही बताया कि हमने 3 संचालक चुने हैं, जिसमें उर्मिला जी होंगी, प्रीति जी होंगी, और संजू मिश्रा। अभी हमने किसका नाम लिया? 3? संजू जी थी ना, संजू जी तो हाँ, तो संजू जी ने लास्ट में बोला कि उनका नाम लास्ट में देना। तो सर जितने, मान लीजिए 25 है तो 6-6, 7-7 का मैं सेग्रीगेशन कर दूंगी, और मान लीजिए 30 है तो 10-10 का सेग्रीगेशन कर दूंगी, 10-10 का, है ना? तो ये इस तरह से सेग्रीगेट करके, डिपेंड करता है कि हमारे पास एंट्रीज कितनी आती है। मान लीजिए 15 ही आई, चाहे 20 ही आई, तो फिर वो 5-5 या 6-6 कर देंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये सिर्फ आप ये एक मिनट सर, ये हम सिर्फ ग्रुप में भेज रहे हैं अपने, और कहाँ भेजेंगे? कहीं और भेज रहे हो आपने अपने? ये जो कल परसों के प्रोग्राम का जो सूचना, वो तो ग्रुप में ही भेजेंगे ना? नहीं, हम लोग और कहाँ भेजते हैं? मतलब फेसबुक पे तो नहीं भेजना, फेसबुक पे तो नहीं भेजना है ना? फेसबुक पे तो नहीं भेजना सर? नहीं, आप जहाँ से भी, जिन जिन लोगों को, मेरी एक ये था ना कि हम लोग जैसे जिनको जानते हैं हम लोग, हाँ, जिनको जानते हैं हम उनको इनवाइट कर सकते हैं। हमारी कोशिश ये रहे कि कम से कम हम 100 लोग के आसपास हो जाएं, तो उनको भी अपना काव्य पाठ करने में आनंद आएगा, उनको भी लगेगा कि हाँ मेरे को कुछ लोग, क्योंकि सब ये जो कवि होते हैं ना, ये प्रशंसा और श्रोताओं के इनको बड़े वो होती है कि मेरे को अगर श्रोता ही नहीं होंगे तो उनको कविता का कोई फायदा नहीं है। हाँ। तो उनसे उनका उत्साह बढ़ता है। तो मेरा ये था कि हम कम से कम 99, 90, 100 लोग तक जुड़ पाए तो ज्यादा अच्छा है। तो उसके लिए हम जिनको भी चाहे आमंत्रित कर सकते हैं। हमारी कोशिश ये रहे कि हम कम से कम 10-10, 15-15 लोग लेकर आते हैं, तो हम एक अच्छी संख्या वहां पर आमंत्रित कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग 10 का प्रयास करेंगे तो 10 ही आ जाएंगे। अब मान लीजिए 25 कवि हैं, 25 कवि के अलावा 75 लोग और हैं, तो हम जुड़ पाए। मतलब हमें ऑडियंस भी चाहिए ना? ठीक है सर, क्योंकि कवियों के लिए तो यही है कि वो उनका प्राणवायु है श्रोता। कलाकार तालियों का भूखा होता है। बिल्कुल। तो तालियां और श्रोता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, वो चीज है। तो एक इस बात को मैं रखते हुए, क्योंकि हमने पिछले जो 2 कार्यक्रम किए, उन कार्यक्रमों में हमने देखी हमारी संख्या कम थी, जबकि अगर चाहते तो मतलब जो लोग लाभ लेना चाहते तो उस कार्यक्रम का लाभ बहुत सारे लोगों को मिल सकता था। तो ये एक मेरा पहलू था। दूसरा, संचालन का हो ही गया।
अच्छा, तीसरा एक ये था कि अब जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम एक कोर कमेटी बनाएंगे, एक कोर ग्रुप बनाएंगे, समूह बनाएंगे, जिसमें तो हम 25 के प्रोग्राम के बाद इस बारे में बात करें तो बेटर रहेगा। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं, वो तो कोई इश्यू नहीं है। मतलब एक ग्रुप हमें ऐसा बनाना है, ये जो ग्रुप है ये सामूहिक ग्रुप है, तो हमें एक ऐसा ग्रुप बनाना है जिसमें हम सारे लोग मिलके जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम डिस्कस कर सकें, क्योंकि वो बातों पर सब लोग तो डिस्कस नहीं कर सकते, सब लोगों को पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं है। तो उसके लिए एक हम 8 या 10 लोग का एक समूह बना सकते हैं। तो उस पर एक थी कि उसमें हम किन किन लोगों को शामिल कर सकते हैं। आप सबकी नज़र में ये है कि कौन कौन एक्टिव है, किन किन को हम किया जा सकता है। तो एक ये था, और एक ये था कि क्या जो हमारे पास एंट्रीज आ रही हैं उन एंट्रीज को हम संस्कार भारती के जो अब का हमारा समूह है, जो जन समूह है, उसमें क्या शामिल करेंगे? अभी तो नहीं सर, अभी मेरे ख्याल से तो इस प्रोग्राम के बाद हम सोच सकते हैं। अभी नहीं, उसमें काफी क्लियर हो जाएंगी चीजें ना, कि हमें किसको ऐड करना है, किसको नहीं ऐड करना, है ना? कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ लोग भी हैं। हाँ, वो एक ग्रुप अलग बनाना पड़ेगा। वो ग्रुप बना के लिंक शेयर करने के लिए फिर मैं बाद में उसको डिजर्व कर दूंगी। कौन सा ग्रुप? सर अभी जो एंट्रीज आएंगी उनसे कम्युनिकेट करने के लिए एक ग्रुप फॉर्म करूंगी, देन फिर उसमें लिंक जाएगा, जिसकी जो क्वेरी होगी उसी में आएगी, और उसकी एडमिन और सिर्फ मैसेज सेंडिंग का ऑप्शन मेरे पास ही रहेगा। ठीक है। फिर प्रोग्राम होने के बाद प्रॉपर मैं उसमें एक मैसेज दूंगी कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद ये ग्रुप हटा दिया जाएगा। ये सिर्फ प्रोग्राम के, क्योंकि जो हमने एनबीटी में प्रोग्राम जो सर मैंने किया था ना, उसमें भी उन्होंने कम से कम 350 लोगों का ऐसे ही एंट्री के बेसिस पे बनाया था, और 1-to-1 क्वेश्चन कर रहे थे पर्सनल पे, लेकिन ग्रुप में सिर्फ वही मैसेज आता था जो प्रोग्राम से रिलेटेड था। ठीक, अब यही हुआ था कि तो वही फॉर्मूला मैं इस पे अप्लाई करूंगी। अभी जो संस्कार भारती का हमने समूह बनाया था, तो मैंने देखा कि उसमें बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं कमेंट, तो फिर मैंने उसमें सिर्फ एडमिन के लिए अलाउ कर दिया कि केवल एडमिन ही उसमें एंट्री डाल सकते हैं। हाँ, ठीक। अभी जरूरत भी नहीं है सर वो उसकी ना, सबको अलाउ करने की। 8-10 लोगों को एडमिन बना दिया था मैंने, जो अपनी कोर कमेटी है उनको एडमिन बना दिया था। ठीक है, एनी और क्वेरी और कुछ? दीप्ति जी, अध्यक्ष जी। अच्छा जी, नहीं अभी के लिए तो काफी, बस ये हो गया। हाँ। तो तैयारी कर लेते हैं, एंट्रियां बताते जाना, फिर देखते हैं। तो आप 15 तक आती है तो फिर 15 में सेंड करती हूँ आपको। हाँ, तो ये कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कल मैं इसको रिपीट डालूं मैसेज को दोबारा ग्रुपों में? डाल दीजिए। ठीक, डाल सकते हो तो मैं आगे भी भेज रही हूँ, कहाँ भेज सकती हूँ। सर उनकी एक ई पत्रिका भी निकलती है, मैं उनका नंबर दे दूंगी, आप एक बार बात कर लीजिएगा। आपने वो फोटो पहचानी किसकी है जो मैंने भेजी थी? लग रहा है कि वो मेरे फेसबुक फ्रेंड है कहीं। अच्छा, और हो सकता है कि उनका नंबर भी किसी काव्य ग्रुप में है। हो सकता है, याद नहीं आ रहा, लेकिन वो किसी ने ग्रुप में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने कहा मैं पाठक हूँ सर, मैं ना लिखती हूँ ना कुछ नहीं करती हूँ, हाँ देख के पढ़ लेती हूँ बस, और कुछ नहीं। इतना अच्छा पढ़ना ये भी तो है। आज का जो हमने कार्यक्रम रखा था तो कोई तैयारी नहीं थी। हाँ सर, ये तो अब विदा लें। जी वो मेरा ठीक है, ओके, प्रणाम, बाय।